हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है सेकेंड पार्ट 7th क्लास सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 4 न्यू बिगनिंग्स सिटीज एंड स्टेट्स का। और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोर इनोवेशंस। तो अभी हम देखेंगे इस टाइम पीरियड में लोगों ने क्या कुछ नया और यूजफुल करना शुरू किया, कौन से नए आइडियाज़ आए, कौन से नए टूल्स डेवलप किए, कौन से नए मेथड्स थे जिन्होंने लाइफ को आसान बनाया या और ज़्यादा एडवांस्ड बनाया। तो स्टार्ट करते हैं। द एज ऑफ द जनपद्स एंड महाजनपद्स वॉज एन एज ऑफ प्रोफाउंड चेंज। ये जो टाइम पीरियड था जिसमें जनपद्स और महाजनपद्स थे, इसमें बहुत सारे प्रोफाउंड मतलब बड़े और इम्पॉर्टेंट चेंजेस हुए विच वुड इम्पैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन अंटिल प्रेजेंट टाइम्स, जो आज के समय तक भी इंडियन सिविलाइजेशन को इम्पैक्ट कर रहे हैं, उस पर असर डाल रहे हैं। इन द चैप्टर इंडियाज कल्चरल रूट्स इन ग्रेड 6 ग्रेड में एक चैप्टर था आपका इंडियाज कल्चरल रूट्स। वी सॉ द इमर्जेंस ऑफ सेवरल न्यू स्कूल्स ऑफ थॉट। स्कूल्स ऑफ थॉट मतलब एक तरह से लोगों का एक ग्रुप जो सेम आइडियाज़ को, सेम ओपिनियंस को मानता हो। जैसे कुछ लोग वेदों को मानते हैं तो लेट वैदिक वो एक नया स्कूल ऑफ थॉट है। कुछ लोग बुद्धिज़्म को मानते हैं, बुद्धिस्ट, कुछ लोग जैनिज़्म को मानते हैं इन पर्टिकुलर। तो ये जो नए स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज हुए थे जिनके बारे में आपने 6th क्लास में पढ़ा, ये इसी टाइम पीरियड पर हुए थे जब जनपद्स और महाजनपद्स थे। तो ये नए स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज हुए एंड देयर रेस्पेक्टिव लिटरेचर्स, और इनके लिटरेचर्स भी, जो इनका रिटन वर्क था जिसमें इनके आइडियाज़ लिखे थे। दोज स्कूल्स डिससेमिनेटेड देयर टीचिंग्स एंड लिटरेचर। अब ये जो स्कूल्स थे उनकी जो टीचिंग्स हैं, हर किसी की, गौतम बुद्ध की जो टीचिंग है, भगवान महावीर जैन की जो टीचिंग है या वेदों में जो लिखा है, उनको और अपने लिटरेचर को डिससेमिनेट करते थे, फैलाते थे और लोगों को बताते थे थ्रू स्कॉलर्स, मॉन्क्स एंड नन्स ट्रैवलिंग अक्रॉस इंडिया और पीपल अंडरटेकिंग पिलग्रिमेजेस। कैसे फैलाते थे? स्कॉलर्स जो होते थे इनके विद्वान या मॉन्क्स या नन्स, वो ट्रैवल करते थे अक्रॉस इंडिया, या फिर जो लोग तीर्थ यात्री होते थे, तीर्थ यात्रा पर जाएंगे, वहाँ के लोगों को बताएंगे अपने जो कल्चर है या इनका जो स्कूल ऑफ थॉट है उसकी फ़िलॉसफी के बारे में। इंडियन आर्ट ऑल्सो अंडरवेंट अ रिन्यूअल। इस टाइम पर इंडियन आर्ट भी रिन्यू हुई। इट विल ब्लॉसम इन द एज ऑफ एम्पायर्स, और वो और ज़्यादा ब्लॉसम यानी कि और फलेगी फूलेगी एम्पायर्स की एज में, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। नाउ अर्बनाइजेशन डज नॉट हैपन विदाउट टेक्नोलॉजीज। अर्बनाइजेशन तब तक नहीं आता, शहरीकरण तब तक नहीं आता जब तक नई टेक्नोलॉजीज ना आए। लेट अस रिमेंबर दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन मास्टर्ड कॉपर एंड ब्रॉन्ज मेटलर्जी। कि जब हम हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात कर रहे थे, मेटलर्जी मतलब होता है मेटल की नॉलेज उनको थी, वो कॉपर और ब्रॉन्ज के मेटल को जानते थे, उनसे चीज़ें बनाते थे, इसीलिए ही वहाँ पर अर्बनाइजेशन था। नाउ इन दिस सेकेंड अर्बनाइजेशन अ मेजर शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व्ड आयरन मेटलर्जी। पहला जो फर्स्ट हमारा फेज था अर्बनाइजेशन का, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसमें लोग कॉपर और ब्रॉन्ज यूज़ करते थे। अब ये जो सेकेंड अर्बनाइजेशन है इसमें मेजर शिफ्ट आया टेक्नोलॉजी में। अब जो यहाँ के लोग थे वो आयरन मेटलर्जी मतलब आयरन के बारे में, लोहा उन्होंने एक्सकेवेट किया, उसके डिफरेंट इक्विपमेंट्स बनाए, टूल्स बनाए या वेपन्स बनाए। In several regions of India, the techniques of extracting and shaping iron were actually preferred from the early 2nd millennium BCE. कुछ तो ऐसे भी रीजन्स हैं इंडिया में जिसमें आयरन को एक्सट्रैक्ट करना, ये माइंस के थ्रू निकलता है, तो उसे ज़मीन से निकाल कर उसे वो शेप देते थे डिफरेंट, और ये कई जगहों पर अर्ली 2nd मिलेनियम से ही हो रहा था। यानी कि जब ईयर 2000 से 1000 की हम बात कर रहे हैं BCE में, सो 2000 के बाद से ये स्टार्ट हो गया था। बट इट टुक अ फ्यू सेंचुरीज फॉर आयरन टू बिकम अ पार्ट ऑफ डेली लाइफ। लेकिन कई सौ साल लगे, कुछ 100 सेंचुरी मतलब पीरियड ऑफ 100 ईयर्स, वो लग गया आयरन को हमारी डेली लाइफ का पार्ट बनने में। बट द लेट सेकेंड मिलेनियम मतलब सेकेंड मिलेनियम के सेकेंड हाफ में, यानी कि 1500 के बाद का टाइम पीरियड आप लगा लीजिए अप टू 1000, उस टाइम पर आयरन टूल्स हैड बिकम वाइड स्प्रेड। आयरन टूल्स, लोहे के बने हुए जो औजार थे, वो बहुत ज़्यादा फैल गए थे। फैसिलिटेटिंग एग्रीकल्चर ऑन बिगर स्केल। एग्रीकल्चर में स्पेशली उन टूल्स को यूज़ किया जाता था। ये खुदाई में कुछ इस तरह के टूल्स मिले हैं जो स्टार्टिंग में शायद बने होंगे, फिर और ज़्यादा ये फाइन हुए, इस तरह के टूल्स बनने लगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। आयरन फर्स्ट जो हमारा अर्बनाइजेशन था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसमें नहीं था, ये सेकेंड अर्बनाइजेशन के टाइम पर आया।
तो फिर बहुत सारे टूल्स बने जिनको एग्रीकल्चर में यूज किया जाता था। आयरन ऑल्सो मेड बेटर वेपन्स दैन ब्रॉन्ज, लाइटर एंड शार्पर। जैसे आप देख रहे हैं कुछ वेपन्स, हथियार जो थे आयरन से, लोहे से, वो ज़्यादा अच्छे बनते थे ब्रॉन्ज के, तांबे के कंपैरिजन में, ज़्यादा हल्के भी होते थे और शार्प भी होते थे। लाइक स्वॉर्ड, स्पीयर्स, एरोज, शील्ड्स एट्सेट्रा। ये स्वॉर्ड तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं, ये स्पीयर भी है, भाला जिसको कहते हैं। फिर एरोज होते थे, तीर होते थे, शील्ड्स होती थी। ठीक है, इनको देख लेंगे, शायद पिक्चर गिवन भी है कुछ। नाउ एज इट हैपन्स, जैसे ही ये हुआ, देयर इज सम एविडेंस ऑफ वॉरफेयर बिटवीन नेबरिंग महाजनपद्स। कुछ ऐसे भी एविडेंसेस हैं, सबूत है कि आसपास के जो महाजनपद थे उनमें कई बार वॉर भी हो जाता था, लड़ाई हो जाती थी। हाउ फ्रीक्वेंट और हाउ इंटेंस इट वॉज ऑफकोर्स इज इम्पॉसिबल टू टेल। अब वो कितनी फ्रीक्वेंटली होती थी, क्या अक्सर वो लोग लड़ते रहते थे या कभी कभी, या फिर कितनी इंटेंस होती थी, वो इम्पॉसिबल है कहना। सच मिलिट्री कैंपेन्स बट ओकेजनली अलायंसेस टू। अब इस तरह के कुछ मिलिट्री कैंपेन्स हुए, मिलिट्री ने जब अटैक किया एक दूसरे किंगडम्स, जो महाजनपद थे उनके ऊपर, कई बार अलायंस भी हो गई, पार्टनरशिप हो गई, दो किंगडम, दो जो महाजनपद थे वो वैसे आपस में मिल गए। गेव राइज टू न्यू किंगडम्स एंड एम्पायर्स। अब उन महाजनपद के मिलने से या फिर मिलिट्री कैंपेन से कुछ बड़े किंगडम्स और एम्पायर्स बने, विच वी विल टर्न टू लेटर इन आवर जर्नी, जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सिटीज अर्बनाइजेशन शुरू हुआ, पहले जनपद थे, कुछ जनपद को मिलाकर महाजनपद बने, 16 महाजनपद के बारे में हमने पढ़ा। अब वो भी आपस में कई बार लड़ाई से या फिर कई बार पार्टनरशिप से, अग्रीमेंट से, अलायंस बनाकर एक बड़े बड़े किंगडम का या एम्पायर का रूप उन्होंने ले लिया। अनदर इनोवेशन वॉज द फर्स्ट यूज ऑफ कॉइन्स इन इंडिया। अब कुछ एक इनोवेशन हमने देखी, नए स्कूल्स ऑफ थॉट आए जहाँ पर न्यू आइडियाज़ डेवलप हुए, लोगों तक उन्होंने अपने जो आइडियाज़ था उनको फैलाया। फिर आर्ट भी रिन्यू हुई इस टाइम पर, इंडियन आर्ट। एक हमने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट की, यहाँ पर जो आयरन था उसको यूज़ करना शुरू किया, उससे टूल्स बने जिन्होंने एग्रीकल्चर में हेल्प किया, कुछ वेपन्स भी बने। एम्पायर्स के बारे में बाद में। एक और इनोवेशन जो हुई वो हुआ, पहली बार इंडिया में कॉइन्स को यूज़ किया गया। मेड नेसेसरी बाय ग्रोइंग ट्रेड, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो गया कॉइन्स को यूज़ करना, क्योंकि ट्रेड अभी ज़्यादा हो गया था, व्यापार ज़्यादा होने लगा था। वेरी सून, बहुत जल्दी, कॉइन्स वर एक्सचेंज्ड अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स। एक दूसरे रीजन से भी कॉइन्स को एक्सचेंज किया जाता था। एंड इवन विद अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, इवन वर्ल्ड के दूसरे पार्ट से भी, आपने वहाँ से कुछ सामान लेना है तो आप अपने कॉइन्स में वहाँ पर पे करेंगे, या फिर वो यहाँ पर जैसे आज के टाइम पर होता है, अगर आप कहीं किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो इंडियन करेंसी को देकर वहाँ की करेंसी लेते हैं, तो ऐसा ही उस टाइम पर था। दो एम्पायर्स के बीच में, दो रीजन्स के बीच में जब ट्रेड होता था, या फिर इवन जो वर्ल्ड है उसके किसी दूसरे पार्ट्स से, तो ट्रेड के टाइम पर वो कॉइन्स वहाँ तक भी पहुँच जाते थे। द फर्स्ट इंडियन कॉइन वॉज मेड ऑफ सिल्वर। पहला जो इंडियन कॉइन बना था वो बना था चांदी का। अ सॉफ्ट मेटल, चांदी एक सॉफ्ट मेटल है, थोड़ा सा भी आप उसे हीट करेंगे तो बहुत सॉफ्ट हो जाएगी इजीली, शेप उसकी फिर आप चेंज कर सकते हैं। विच सिम्बल्स कुड बी पंच्ड, जिनके ऊपर इस तरह के सिम्बल्स को पंच किया जाता था। दे आर कॉल्ड पंच्ड मार्क्ड कॉइन्स, उन्हें हम पंच मार्क्ड कॉइन्स कहते थे। अब अलग अलग जो जनपद था उनके अलग अलग ये साइन होते थे जो उनके सिक्कों के ऊपर, कॉइन्स के ऊपर पंच्ड होते थे। नाउ लेटर, बाद में कॉइन्स ऑफ कॉपर, गोल्ड एंड अदर मेटल्स वर ऑल्सो मेड। फिर कॉपर के, तांबे के या फिर गोल्ड, सोने के, दूसरे मेटल्स के कॉइन्स भी बनने लगे। जनरली अ महाजनपद इशूड इट्स ओन कॉइन्स, जनरली महाजनपद खुद के कॉइन्स इशू करता था, बट कॉइन्स फ्रॉम नेबरिंग रीजन्स वर यूज्ड एज वेल एज एक्सचेंज्ड इन ट्रेड। लेकिन जब व्यापार आप करेंगे तो दूसरे रीजन्स के कॉइन्स भी आपको एक्सचेंज करने पड़ेंगे। आपने अगर वहाँ से कुछ लिया तो आपके कॉइन्स वहाँ चले जाएंगे, वो आपसे लेंगे तो उनके कॉइन्स आ जाएंगे, तो इस तरह से कॉइन्स एक्सचेंज भी होते थे। एक और नई इनोवेशन हुई कि इस टाइम पर कॉइन्स यूज होने लगे। लेट्स एक्सप्लोर। ये टेबल आपको फिल करनी है, यस या फिर टिक मार्क आप कर सकते हैं, नो या फिर क्रॉस मार्क लगा सकते हैं हर स्क्वायर में। एक इंटरेस्टिंग कंपैरिजन आपको मिलेगा इंडिया की जो दोनों सिविलाइजेशंस थी उनमें। फर्स्ट अर्बनाइजेशन जिसको हम इंडस वाली सिविलाइजेशन कहते हैं, सेकेंड अर्बनाइजेशन जो अभी जनपद से स्टार्ट होकर महाजनपद बने और बाद में वही किंगडम और एम्पायर बनेंगे। सो फर्स्ट इज गंगा प्लेन्स। फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो इंडस वाली सिविलाइजेशन थी वो इंडस रिवर के आसपास डेवलप हुई थी। गंगा प्लेन्स में डेवलप हुई सेकेंड अर्बनाइजेशन। मॉनेस्ट्रीज फर्स्ट अर्बनाइजेशन में नहीं थी, मॉनेस्ट्रीज जो मॉन्क्स या फिर नन्स के रहने की जगह थी वो भी सेकेंड अर्बनाइजेशन में ही हमने देखा।
जब कुछ नए स्कूल्स ऑफ थॉट इमर्ज हुए जैसे बुद्धिज्म और जैनिज्म। नाउ नेक्स्ट इज लिटरेचर। लिटरेचर, फर्स्ट अर्बनाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी राइटिंग का वो लोग लिखते थे लेकिन वो डिसाइफर नहीं हुई है, लेकिन लिटरेचर था उनका। और सेकंड में तो था ही, बहुत सारे वेद है, उपनिषद है, ऊपर से जो बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिज्म जैनिज्म के भी बहुत सारे टेक्स्ट हैं। ट्रेड भी दोनों जगहों पर होता था, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी और महाजनपद में भी। नेक्स्ट इज वॉरफेयर के कुछ एविडेंसेस फर्स्ट अर्बनाइजेशन में हमें नहीं मिलते हैं। अच्छा, क्रॉस भी लगाना है जो जहाँ पर नहीं था, मतलब उस टाइम पर जो टाउन्स थे वो एक दूसरे पर हमला नहीं करते थे, ऐसे कुछ सबूत हमारे पास नहीं है, लेकिन सेकंड में ऐसा होता था। अलायंसेस भी होते थे, वॉरफेयर्स भी थे, कुछ हमें ऐसे वेपन्स भी मिले हैं, हथियार भी मिले हैं। कॉपर और ब्रॉन्ज फर्स्ट सिविलाइजेशन में, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, तब से ही लोगों को पता था। सेकंड में भी हमने देखा आयरन के साथ साथ कॉपर के भी कुछ सिक्के मिलने लगे थे। आयरन फर्स्ट में नहीं पता था लोगों को, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये बहुत नया कॉन्सेप्ट, एक नई इनोवेशन थी जो सेकेंड अर्बनाइजेशन में, जो हमारे महाजनपद थे उनके टाइम पर ये मर्ज हुआ। ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज द वर्ण और जाति सिस्टम। वर्ण और जाति को कई बार हम ऐसे इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन दोनों अलग चीजें हैं, अभी हम देखेंगे। नाउ वी सॉ अर्लियर हाउ ह्यूमन सोसाइटीज ग्रू मोर कॉम्प्लेक्स विद द राइज ऑफ सिविलाइजेशन। हमने पहले भी देखा कि जैसे सिविलाइजेशन राइज हुआ उसके साथ साथ ह्यूमन सोसाइटीज कॉम्प्लेक्स होने लगी। कॉम्प्लेक्स मतलब जिनको समझना मुश्किल हो, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सिटीज़ में लोग रह रहे थे। गवर्नेंस अलग, महाजनपद के में अलग तरह से गवर्न किया जाता था, कहीं पर राजा थे, कहीं पर रिपब्लिक्स थे। जो समिति होती थी वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती थी। देन बहुत सारे नए स्कूल्स ऑफ थॉट आए, तो इस तरह से ह्यूमन सोसाइटीज़ अभी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी। Whenever this happens, और जब भी ये होता है, a society organizes itself in several groups based on class, occupation और some other criteria। तो ऐसा जब भी होने लगता है कि बहुत सारे अलग अलग तरह के लोग आपको दिखाई देंगे, कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सोसाइटी, समझने में मुश्किल होगा, तो लोग, सोसाइटी अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेती है कुछ ग्रुप्स में, जिसमें जो क्लास पर बेस्ड हो सकती है, लोगों की क्या ऑक्यूपेशन है उस पर बेस्ड हो सकती है, या किसी दूसरे क्राइटेरिया पर। फॉर इंस्टेंस, जैसे कि देयर कुड बी डिफरेंट ग्रुप्स। एक राज्य में जो लोग रहते हैं वो ग्रुप कैसे बना सकते हैं, कंसर्न विद गवर्नेंस, कि जो लोग गवर्न करते हैं उनका एक अलग ग्रुप हो जाएगा जिसमें किंग होगा, उसके मिनिस्टर्स होंगे। एडमिनिस्ट्रेशन, जो एक तरह से रूल्स या लॉज बनाती है, उनका एक अलग ग्रुप हो जाएगा। रिलीजन से रिलेटेड एक अलग ग्रुप हो जाएगा, जो प्रीस्ट्स आएंगे जिसमें, या फिर जिसमें मॉन्क्स आएंगे, नन्स आएंगे। फिर ट्रेड, जो लोग ट्रेड करते होंगे उनका एक अलग ग्रुप होगा। टाउन प्लानिंग जो करेंगे वो अलग ग्रुप होगा। फार्मिंग वाला अलग, क्राफ्ट्स वाला अलग, आर्ट एंड ऑल काइंड्स ऑफ अदर प्रोफेशंस। तो इस तरह से डिफरेंट ग्रुप्स बन जाते हैं सोसाइटी में, जिससे कि उसको समझने में आसानी रहे। पिक्चर्स को बाद में देखेंगे हम ये। अच्छा, चलिए देख लेते हैं। अ पैनल ऑफ सांची स्तूप डिपिक्टिंग अ स्मिथी, अ मेटल वर्कशॉप वेयर डिफरेंट वर्कर्स ब्रिंग फायरवुड, वाटर, स्टॉक ऑफ फायर, बीट द आयरन। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि आयरन को यूज करना स्टार्ट किया इस टाइम पर लोगों ने, क्या एविडेंसेस हैं, कैसे पता लगता है, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं उनको या हिस्टोरियंस हैं उनको इसी तरह की कुछ एविडेंसेस मिलते हैं। जैसे कि ये एक एविडेंस है, ये सांची स्तूप के एक पैनल पर एक मेटल की वर्कशॉप का एक सीन दिखाया गया है, जहाँ पर आप देखेंगे डिफरेंट वर्कर्स हैं। कोई फायर वुड ला रहा है, कोई लकड़ी लेकर आ रहा है, इसको आप देखिए, कोई पानी ला रहा है यहाँ पर, ये वाटर को लेकर आई है। देन स्टॉक द फायर, कुछ फायर को और ज़्यादा जलने में हेल्प कर रहा है। ये देखिए, ये फायर है, इसमें फ्यूल ऐड कर रहा है, लकड़ी डाल रहा है या जो भी, एंड बीट दी आयरन। आप देखेंगे यहाँ पर लोहे को वो बीट कर रहा है। ठीक है, ये एक पिक्चर है एक मेटल वर्कशॉप की। फिर यहाँ पर आपको कुछ पंच मार्क्ड कॉइन्स दिखाए गए हैं, जिनको कलेक्ट किया गया है फ्रॉम वेरियस एंशिएंट सिटीज़ ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया की जो कुछ पुरानी सिटीज़ थी उनसे। ये सभी सिल्वर के हैं, और आप देखेंगे सभी पर कुछ जो सिंबल्स हैं स्पेसिफिक, जो जनपद से, महाजनपद से रिलेटेड होते होंगे, उनको पंच किया गया है। ओके, नाउ व्हाई शुड अ कॉम्प्लेक्स सोसाइटी डिवाइड, इसको पहले बाद में करेंगे, पहले हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो हम देख रहे थे कि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई थी, जिसमें लोगों को ऑर्गेनाइज करना अपने आप में बहुत ज़रूरी हो गया था। वो क्लास के बेस पर हो सकता है, ऑक्यूपेशन के बेस पर हो सकता है, कुछ ऑक्यूपेशन हमने देखे भी। नाउ इन एन आइडियल सोसाइटी, जो एक आइडियल सोसाइटी होगी, उसमें ये सभी ग्रुप्स वुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर एंड वर्क इन हार्मनी। वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे एक तरह से, और हार्मनी में, शांति से काम करेंगे।
क्योंकि सभी का काम ज़रूरी है। जितना ज़रूरी गवर्नेंस है, जितना ज़रूरी एडमिनिस्ट्रेटर्स का काम है, जो हमने यहाँ पर देखा, उतना ही ज़रूरी जो पढ़ाने वाले हैं, एजुकेशन में जो रिलेटेड लोग हैं, उनका भी काम उतना ही ज़रूरी है। ट्रेडिंग भी उतनी ही ज़रूरी है। जो लोग आर्ट करते हैं, जो लोग फार्मर्स हैं, सभी का काम इम्पॉर्टेंट है। तो सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, हारमोनी में काम करते हैं। ये होना चाहिए एक आइडियल सोसाइटी में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली ऐसा होता है, दीज डिविजन्स ऑल्सो लीड टू इनइक्वालिटीज़। ऐसे डिवाइड करने से, प्रोफेशंस में अलग अलग बांट दिए, इनकी वजह से इनइक्वालिटीज़ भी होती है। कुछ लोग अपने आप को ऊपर समझने लगते हैं, उनको लगता है हमारा काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ को लो क्लास के लोग समझा जाता है। सम ग्रुप्स एक्वायर मोर वेल्थ, कुछ के पास वेल्थ, पैसा ज़्यादा आ जाता है, ज़्यादा पावर होती है, वो दूसरों को फिर इन्फ्लुएंस करते हैं, ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उनके पास। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, वाइल इक्वालिटी इज़ एन आइडियल दैट ह्यूमन सोसाइटीज़ हैव ऑफन एस्पायर टू, वेरी फ्यू इफ एनी हैव एवर अचीव्ड इट। हम कहते हैं कि एक जो आइडियल सोसाइटी, आइडियल ह्यूमन सोसाइटी होनी चाहिए, उसमें इक्वालिटी होनी चाहिए। सबके काम को आप बराबर रिस्पेक्ट दें, सभी को इक्वली ट्रीट करें, ऐसा हम चाहते हैं, इसके लिए हम एस्पायर करते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम हो पाता है कि हम इस इक्वालिटी को अचीव कर पाए। जब भी कभी डिवीजन होगी, इनइक्वालिटी आ ही जाती है। अभी इंडिया में द सोसाइटी वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन टू फोल्ड सिस्टम। दो फोल्ड सिस्टम में सोसाइटी को ऑर्गेनाइज किया गया था। वन कैटेगरी वॉज द जाति, जैसे हम वर्ण और जाति पढ़ रहे हैं, एक थी जाति। जाति क्या था? ग्रुप और कम्युनिटी ऑफ पीपल विद अ स्पेसिफिक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन। जो स्पेसिफिक प्रोफेशनल उनका ऑक्यूपेशन है, जो उनके लाइवलीहुड से रिलेटेड है, जिस पर उनका जीवन यापन, जिसकी हेल्प से वो करते हैं। एक तरह का काम, मान लीजिए कुछ लोग शूज़ बनाते हैं या फिर चमड़े का काम करते हैं, वो एक अलग से एक जाति हो जाएगी। जो लोग लोहे का काम करते हैं, लोहार है, वो एक अलग से जाति हो जाएगी। मतलब प्रोफेशनल पर बेस्ड उन लोगों का जो ग्रुप था वो जाति थी। द स्किल्स दैट डिफाइन अ पर्टिकुलर जाति, फॉर इंस्टेंस स्किल इन एग्रीकल्चर, कोई अगर एक जाति है जो एग्रीकल्चर में स्किल्ड है, देन एक है जो मेटलर्जी में, जिसको मेटल की नॉलेज है, एक कॉमर्स में जो ट्रेड करते हैं, एक क्राफ्ट में, वॉज जनरली ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। और ये जो उनके पास जो एक स्किल थी, ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती थी। अगर कोई एक जाति है जिसमें लोग एग्रीकल्चर में स्किल्ड है, उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में पता है, कौन सी फसल कब उगानी है, तो वो उनकी जो नेक्स्ट उनके बच्चे होंगे वो भी वही काम करेंगे पहले से ही, उनको भी उसकी नॉलेज हो जाएगी। तो जनरेशन टू जनरेशन ये एक तरह से जाति पास होती जाती थी। नेक्स्ट जो बच्चे होंगे उनके, वो भी सीख ही जाएंगे, वो उनको सिखा देंगे। ऑफन अ जाति वुड गेट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सब जातीज। अब एक जो जाति है, मान लीजिए मेटलर्जी वाली है, इनको मेटल की नॉलेज है, ये फिर से कुछ छोटी छोटी जातीज में बढ़ जाएगी। कुछ लोग वो होंगे जो कि मेटल की चीज़ें बनाते होंगे, कुछ वो होंगे जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करते होंगे, ज़मीन से निकालते होंगे, उनकी एक अलग से जाति हो जाएगी। कुछ शायद वो होंगे जो मेटल की चीज़ें बेचते होंगे, उनकी एक अलग से सब जाति हो जाएगी। तो जाति में भी फिर कुछ सब जाति और छोटी छोटी जातियाँ बनने लगी। ईच ऑफ विच डेवलप्ड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस ऑफ इट्स ओन। और हर सब जाति या जाति के अपने अलग कस्टम्स होते थे, रीति रिवाज होते थे, ट्रेडिशंस होते थे। फॉर इंस्टेंस कंसर्निंग मैरिज, रिचुअल और फूड हैबिट्स, सबकी अलग फूड हैबिट्स होगी। डिफरेंट मैरिज से रिलेटेड शादियां जब होगी तो अलग कस्टम्स होंगे, तब उनके रिवाज अलग होंगे। अलॉन्ग विद द जाति, तो जाति आपको समझ में आ गई। जाति स्ट्रिक्टली रिलेटेड थी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन से। अब जाति के साथ साथ देयर इज अनदर कैटेगरी, एक और कैटेगरी थी, दैट ऑफ वर्ना, जिसे हम कहते हैं वर्ण। अ कॉन्सेप्ट दैट इमर्ज फ्रॉम वैदिक टेक्स्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आया? ये हमारे जो वेद है, वैदिक टेक्स्ट हैं, उनसे आया। देयर वर 4 वर्णास। अब 4 वर्ण थे। ब्राह्मण्स वर, एक बार चारों देख लेते हैं। एक थे ब्राह्मण्स, दूसरे थे क्षत्रिय, क्षत्रियास, तीसरे थे वैश्य और चौथे थे शूद्रास, शूद्र। ब्राह्मण्स वर एंगेज्ड इन प्रिजर्विंग एंड स्प्रेडिंग नॉलेज। ब्राह्मण्स का क्या काम था? वो जो नॉलेज, ज्ञान था, उसको प्रिजर्व करके रखते थे, स्प्रेड करते थे, ज्ञान फैलाते थे। इन द परफॉर्मेंस ऑफ रिचुअल्स, या रिचुअल्स होते हैं, यज्ञ होता है, इस तरह के काम वो करते थे। क्षत्रियास थे उसके बाद। दे वर एक्सपेक्टेड टू डिफेंड द सोसाइटी। सोसाइटी को उन्हें डिफेंड करना होता था, या लैंड को डिफेंड करना होता था, या फिर अगर कहीं पर युद्ध होता है तो भी क्षत्रिय ही जाते थे। तीसरा वर्ण था वैश्य का, जो वैश्यास जो वर सपोज टू इंक्रीज द सोसाइटीज वेल्थ थ्रू ऑक्यूपेशन ऑफ ट्रेड, जो कि व्यापार करते थे, उसकी हेल्प से वो एक सोसाइटी की वेल्थ को इंक्रीज करते थे थ्रू ट्रेड या फिर थ्रू बिजनेस या फिर एग्रीकल्चर। खेती करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे। और चौथे थे शूद्रास, शूद्र,
जिसमें आर्टिसंस थे जो आर्ट का काम करते थे, क्राफ्ट पर्सन्स थे, वर्कर्स थे, सर्वेंट्स थे। अब चारों ही ज़रूरी है एक सोसाइटी को अच्छे से रन करने के लिए। जितने ज़रूरी ब्राह्मण्स हैं जो नॉलेज को फैलाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, उतने ही ज़रूरी आर्टिसंस भी है, उतने ही ज़रूरी वर्कर्स भी है, क्राफ्ट का काम भी उतना ही ज़रूरी है, सर्वेंट्स भी उतने ही ज़रूरी है। तो कोई इनइक्वालिटी होनी नहीं चाहिए थी, सबको हमें इक्वली ट्रीट करना चाहिए था। ये एक आइडियल सोसाइटी होती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे इनइक्वालिटीज़ आने लगी। देयर इज़ हिस्टोरिकल एविडेंस। अब कुछ हिस्ट्री में हमारे ऐसे सबूत है, बोथ इन टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शंस, हमारे टेक्स्ट में भी और इंस्क्रिप्शंस, जो जैसे यहाँ पर आपने ये स्तूप के ऊपर देखा, यहाँ इंस्क्राइब करना मतलब खोद के ऐसी जो पिक्चर्स बनाई गई है या कुछ लिखा गया है, उन दोनों में ही ये एविडेंसेस मिलते हैं दैट इन अर्ली पीरियड इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज चेंज देयर प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस इफ सर्कमस्टांसेस डिमांडेड। कि शुरुआत में ऐसा नहीं था, 4 वर्ण ज़रूर बना दिए, जाति ज़रूर बना दी, लेकिन शुरू में अगर कोई पर्सन या कोई कम्युनिटी अपने प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन को बदलना चाहे, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हो, तो वो बदल सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बहुत लंबा ड्रॉट, सूखा पड़ गया, या फिर किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से अकाल आ गया, बाढ़ आ गई। एक फार्मर्स की कम्युनिटी थी जो कि शहर में चली गई। अब शहर में तो वो खेती करेंगे नहीं, तो वो वहाँ पर दूसरा ऑक्यूपेशन ले लेगी। या फिर कुछ ब्राह्मण्स थे जो व्यापारी बन गए, ट्रेड करने लगे, इवन मिलिट्री में भी चले गए कुछ ब्राह्मण्स के बच्चे। तो शुरू में ऐसा हो जाता था, ये नहीं कि अगर आप ब्राह्मण्स में पैदा हुए तो आप पंडित ही बनोगे, आपको नॉलेज ही होनी चाहिए, या फिर अगर आप एक शूद्राज में पैदा हुए तो आपको आर्टिसंस का काम ही करना है। स्टार्टिंग में लोग अपने प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन को चेंज कर लेते थे। नाउ दिस कॉम्प्लेक्स सिस्टम स्ट्रक्चर्ड इंडियन सोसाइटी, ये जो कॉम्प्लेक्स हमारा एक सिस्टम था, इसने इंडियन सोसाइटी को एक स्ट्रक्चर दिया, एक तरह से उसकी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज किया। लोगों को पता था उन्हें क्या काम करना है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को भी इंक्लूड कर लीजिए इसमें आप। देयरफॉर गिव इट सम स्टेबिलिटी। तो एक तरह से सोसाइटी हमारी स्टेबल हो गई, सबके काम फिक्स थे। इन टाइम हाउएवर, लेकिन अभी टाइम के साथ क्या होता है, द सिस्टम बिकेम रिजिड। पहले ये फ्लेक्सिबल सिस्टम था, अगर गांव में अकाल पड़ गया तो कोई किसान बदल सकता था, ट्रेड कर सकता था, या फिर नॉलेज गेन करके प्रीस्ट भी बन सकता था। लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम और रिजिड होता गया, मतलब बहुत कठोर हो गया। रिजिड मतलब जिसे आसानी से बदला ना जा सके। एंड लेड टू इनइक्वालिटीज़, और फिर धीरे धीरे आई इनइक्वालिटीज़, असमानताएं। जो ब्राह्मण्स थे या जो क्षत्रियाज थे वो अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझने लगे, उनको लगा तुम्हारे पास ज़्यादा पावर है। फिर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होने लगा, शूद्राज को नीचे समझा जाता था। तो सो कॉल जो लोअर जातीज थी उनके अगेंस्ट लोग भेदभाव करने लगे। ऑक्यूपेशन अब आप चेंज नहीं कर सकते, आप जिस जगह, जिस आप वर्ण में या जिस जाति में पैदा हुए वही काम आपको करना होगा। और सम कम्युनिटीज एक्सक्लूडेड फ्रॉम वर्ण जाति सिस्टम, उन लोअर जातीज के अगेंस्ट या कुछ जो जिनको वर्ण जाति सिस्टम से बाहर ही निकाल दिया गया था, उनके खिलाफ अभी डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होने लगा। दिस प्रोसेस विल बी स्टडीड इन हायर ग्रेड। आप इनको हायर ग्रेड में ज़्यादा और अच्छे से पढ़ेंगे, तब इस कॉन्सेप्ट को आप और अच्छे से समझ पाएंगे। नाउ द वर्ण जाति सिस्टम हैज़ हैड अ डीप इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। जो वर्ण जाति सिस्टम था इसने बहुत इम्पैक्ट डाला, बहुत असर डाला इंडिया की सोसाइटी पर। आज भी आपको अलग अलग जाति क्लास देखने को मिल जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि जनपद, महाजनपद में, हमने पहले ही कहा था, जो चेंजेस हुए वो इतने प्रोफाउंड थे कि आज भी हमें अपने आसपास सोसाइटी में वो देखने को मिलते हैं। तो इसने इंडियन सोसाइटी पर एंड जनरेशंस ऑफ स्कॉलर्स हैव स्टडीड इट्स काउंटलेस एस्पेक्ट्स। वर्ण जाति सिस्टम के इतने सारे एस्पेक्ट्स हैं और इतने हमारे स्कॉलर्स ने पढ़े हैं कि आप गिन भी नहीं सकते। देयर इज़ ब्रॉड अग्रीमेंट, अब ये सभी अग्री करते हैं दैट द सिस्टम वॉज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट, मोर फ्लेक्सिबल इन पर्टिकुलर इन अर्लियर पीरियड्स। कि जब ये शुरू हुआ, जाति बनना शुरू हुई या फिर जब वर्ण बने, तब ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल था, चेंज हो सकता था आसानी से, एंड बिकम मोर रिजिड विद द पैसेज ऑफ टाइम। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया ये और ज़्यादा रिजिड हो गया, कठोर हो गया। फिर जाति और वर्ण जो है उनको चेंज करना, बदलना एक पर्सन के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इन पर्टिकुलर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और ये स्पेशली और ज़्यादा आप कह सकते हैं और रिजिड हुआ जब इंडिया में ब्रिटिश रूल आया। Let us also keep in mind that while वर्ण जाति has been an important mechanism at work in Indian society, it is not the only one. अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो वर्ण जाति था हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा, एक तरह से आप कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म था जो इंडियन सोसाइटी में काम कर रहा था, लेकिन ये अकेला नहीं था। देयर हैज़ बीन मैनी अदर्स, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, सम ऑफ विच जिनके बारे में हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, स्पेशली जो हमारी थीम है, आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस।
ओके नेक्स्ट, नाउ डेवलपमेंट्स एल्सवेयर इन इंडिया, इंडिया में बाकी जगहों पर क्या डेवलपमेंट्स हो रही थी इस टाइम पर, क्या विकास हो रहा था। इन द फर्स्ट मिलेनियम BCE बिफोर कॉमन एरा, फर्स्ट मिलेनियम मतलब क्राइस्ट के पैदा होने से उसके पहले 1000 सालों की हम बात कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में। इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन रूट्स ओपनड अप फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड, पिलग्रिमेज, मिलिट्री कैंपेन्स एट्सेट्रा, कुछ नए कम्युनिकेशन के रूट्स अभी आए जो ट्रेडिंग के लिए इंपॉर्टेंट थे, लोग उन रास्तों के जरिए व्यापार करते थे या फिर तीर्थ यात्रा पर जाते थे या फिर मिलिट्री कैंपेन्स के लिए एक दूसरे पर जो राज्य थे वो हमला करने के लिए वो रूट्स बनाएंगे। 2 रूट्स बिकेम वाइडली यूज्ड, 2 ऐसे रूट्स थे जिनको बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था एंड ऑफन मेंशन इन द लिटरेचर, और हमारे जो लिटरेचर है लिखे हुए टेक्स्ट हैं उनमें उनको अक्सर मेंशन किया जाता है, उनका जिक्र होता है। एक है उत्तर पथ एंड द दक्षिण पथ, देख लेते हैं कोई पिक्चर अगर गिवन हो, नहीं तो हम खुद से समझेंगे, ठीक है पढ़ लेते हैं पहले। उत्तर पथ है द फर्स्ट कनेक्टेड द नॉर्थ वेस्ट रीजन्स टू गंगा प्लेन्स ऑल द वे टू ईस्टर्न इंडिया एंड, ये देखिए हम ज़रा जनपद और महाजनपद के मैप पर ही आ जाते हैं, ये थोड़ा ये देखिए ये नॉर्थ वेस्ट है, यहाँ पर भी हमने देखा कुछ हमारे महाजनपद थे, सेंटर में भी थे, ये गंगा प्लेन है और ये ईस्ट में, तो ये था उत्तर पथ, ये एक रास्ता जो यहाँ से गंगा प्लेन्स तक जाके ईस्ट तक जोड़ता था, ये उत्तर पथ है। दक्षिण पथ जो था वो द सेकेंड स्टेटेड फ्रॉम कौशाम्बी नियर प्रयागराज, जो प्रयागराज के पास में कौशाम्बी है वहां से लेकर देन अ कैपिटल ऑफ वन ऑफ द महाजनपदास, ये हम देख चुके हैं, एंड क्रॉस द विंध्या रेंज ऑफ हिल्स टू प्रोसीड ऑल द वे साउथ। एक सेकेंड, ये आता है कौशाम्बी से शुरू होगा, फिर विंध्यास जो सेंटर में है, लगभग आप उज्जैन के पास अवंती में मान सकते हैं, ये यहाँ पर ये कौशाम्बी से होकर फिर यहाँ पर विंध्या रेंज है अप्रॉक्सीमेटली, ये लगा लीजिए ये विंध्यास है, यहाँ से शुरू होता ये पूरा इस तरह से आके फिर साउथ में चला जाता, ये है हमारा दक्षिण पथ, और ये नॉर्थ वेस्ट ऊपर से लेकर यहाँ से और सेंटर से इस तरफ आकर ये था उत्तर पथ। ये दोनों ही जो रास्ते थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको हमारे लिटरेचर में अक्सर मेंशन किया जाता है, एंड वी विल रिटर्न टू दीज रूट्स व्हेन वी एक्सप्लोर द फॉर्मेशन ऑफ एम्पायर्स इन इंडिया, जब हम एम्पायर्स कैसे फॉर्म हुए इंडिया में जो महाजनपद से भी बड़े थे, जब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो फिर से हम इन रूट्स पर आएंगे। मैनी लेटरल रोड्स ऑल्सो, लेटरल रोड्स बोलते हैं जो मेन रोड में जाकर मिल जाती है, थोड़ी छोटी रोड्स, ऑल्सो कनेक्टेड विद अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, दूसरे इंडिया के जो दूसरे पार्ट्स थे कुछ ऐसी भी रोड्स थी लेटरल रोड्स जो उनको कनेक्ट कराती थी, 2 तो ये रास्ते थे ही। स्पेशली द इम्पॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, पोर्ट्स हम बोलते हैं बंदरगाह एक तरह से, ये हमारा ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्ट साइड यहाँ पर, और ये है वेस्टर्न कोस्ट। यहाँ पर जो कुछ हमारे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे जहाँ से हम ट्रेड करते होंगे दूसरे देशों के साथ, इनको कनेक्ट करती हुई कुछ रोड्स थी, विच वर वाइब्रेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड, जो कोस्ट है हमारे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे ट्रेड के, व्यापार के। इन द ईस्टर्न रीजन, ईस्टर्न यानी कि इस तरफ अगर हम देखें, मेजर सिटीज इमर्ज, बहुत सारी मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज यहाँ पर इमर्ज हुई, सच एज शिशुपालगढ़, टुडे आज भी शिशुपालगढ़ पार्ट ऑफ भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो उड़ीसा में है, देखिए ये लगभग यहाँ पर होगा, ठीक है। अभी आप देखेंगे जब आप महाजनपद देख रहे हैं तो यहाँ पर आपको कोई सिटी नहीं दिख रही, कोई जनपद नहीं दिख रहा है, कोई कैपिटल नहीं है किसी उसकी, लेकिन जैसा कहा गया है बाद में धीरे धीरे, ये हम बहुत पहले की बात कर रहे हैं जब इनिशियली 16 हमारे महाजनपद थे, फिर ट्रेड बढ़ने लगा, कुछ नए रूट्स डेवलप हुए, ये उत्तर पथ बना, ये यहाँ से कौशाम्बी से आप देखेंगे नीचे की तरफ जाता हुआ दक्षिण पथ बना, फिर कुछ नई रोड्स आई जिसने आपस में कनेक्ट किया एक दूसरे को, ट्रेड जैसे बढ़ा तो कुछ हमारे वेस्टर्न ईस्ट साइड पर और वेस्ट साइड पर कुछ पोर्ट्स आए और कुछ नई सिटीज़ इमर्ज हुई, जैसे कि शिशुपालगढ़ जो भुवनेश्वर में आज भी शिशुपालगढ़ नाम की एक शहर है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ कलिंगा रीजन, बाद में एक और एम्पायर डेवलप होगा कलिंगा, उसकी ये कैपिटल थी, एंड फॉलोड अ स्ट्रिक्ट स्क्वायर ग्राउंड प्लान विच इम्पोजिंग फोर्टिफिकेशन एंड ब्रॉड स्ट्रीट्स। ये जो कलिंग रीजन था यहाँ पर स्ट्रिक्टली स्क्वायर ग्राउंड प्लान था, यानी कि ग्राउंड जो थे स्क्वायर बनते थे और फोर्टिफिकेशन था, बहुत अच्छा किलेबंदी होती थी, ब्रॉड स्ट्रीट चौड़ी सड़कें थी। इन द सब कॉन्टिनेंट्स सदर्न रीजन, अब तक जितने महाजनपद हमने पढ़े या तो गंगा के प्लेन्स में है या फिर आपने नॉर्थ ईस्ट जो इंडस का ड्रेनेज एरिया है वहाँ पर है, या फिर एक हमने गोदावरी के पास में देखा, साउथ में अब तक कोई वो नहीं था, तो साउथ में
जो हमारा सदर्न रीजन है उसमें सिटीज़ ने इमर्ज होना शुरू किया 400 BC, 400 बिफोर क्राइस्ट एरा में ही। ऑल्दो रीसेंट एक्सकेवेशंस क्लेम टू फाइंड सम साइंस ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज़ गोइंग फर्दर बैक, लेकिन हालांकि कुछ जो हमने एक्सकेवेट किया कुछ जगहों की खुदाई में ये कुछ साइन मिले हैं कि शायद यहाँ पर पहले भी, उससे पहले भी जब सिटीज़ आई डेवलप हुई साउथ में, उससे पहले भी यहाँ पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी, यहाँ से ट्रेडिंग होती थी यहाँ पर। अराउंड दिस टाइम 3 किंगडम्स इमर्ज्ड, द चोलास, द चेराज एंड द पांड्यास, तीनों साउथ में थे। ये देखिए बिल्कुल ही साउथ में आ जाइए टिप पर, ये चेराज हैं, ये यहाँ पर पांड्यास हैं और ये ऊपर चोलास हैं। ठीक है, ये कुछ नए इंपॉर्टेंट किंगडम्स उभर कर आएंगे अभी साउथ में। इतना ही है शायद इनके बारे में। अपार्ट फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, द मोस्ट एंशिएंट तमिल लिटरेचर मेंशंस दोज किंगडम्स एंड सेवरल ऑफ देयर किंग्स। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस तो है ही, खुदाई में तो कुछ हमें सबूत मिले ही है कि चोलास, चेराज और पांड्यास थे। कुछ जो पुराने बहुत एंशिएंट हमारे तमिल का लिटरेचर है, कुछ राइटिंग्स मिली है तमिल की, उसमें भी इन किंगडम्स को, इन राज्यों को मेंशन किया गया और इनके कुछ किंग्स के बारे में भी बताया गया है। सो बिकॉज द सदर्न रीजन आर रिच इन रिसोर्सेज सच एज प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स, गोल्ड एंड स्पाइसेस, क्योंकि हमारा जो सदर्न रीजन है यहाँ पर आपने देखा प्लेटू भी है जहाँ पर बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं, तो क्योंकि वो रिच है रिसोर्सेज में, कुछ प्रेशियस स्टोन्स, कुछ सेमी प्रेशियस स्टोन्स यहाँ पर मिलते हैं, गोल्ड, सोना मिलता है। खुदाई करने पर स्पाइसेस, केरला में आप देखते हैं बहुत ज़्यादा मसाले होते हैं। तो साउथ में जो किंगडम्स थे उन्होंने बहुत प्रॉफिटेबली ट्रेड किया, व्यापार किया, नॉट ओनली विद द रेस्ट ऑफ इंडिया बट ऑल्सो विद किंगडम्स एंड एम्पायर्स ओवरसीज। इंडिया में जो ऊपर किंगडम थे उनके साथ तो ये चोलास, चेराज, पांड्यास ट्रेड कर ही रहे थे, व्यापार करते ही थे, बल्कि ओवरसीज भी दूसरे जो समुद्र पार जो बाकी दूर के किंगडम्स थे उनसे भी ये ट्रेड करते थे, तो इसलिए ये राज्य बहुत प्रॉफिटेबल थे। Now by 300 or 200 BCE, almost the entire subcontinent including regions in northeast was one vibrant interconnected land. अब 300 to 200 BC अगर हम आ जाए यहाँ पर 300 to 200 और भी आगे, तो पूरा जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट था वो बहुत ही वाइब्रेंट, मतलब फुल ऑफ लाइफ एक्टिविटी, सारा आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड था। गुड्स एंड कल्चर ट्रैवल्ड फ्रॉम रीजन टू रीजन। साउथ में जो लोग हैं वो ऊपर नॉर्थ वालों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, नॉर्थ में साउथ के कल्चर्स एक्सचेंज हो रहे हैं, एंड ऑफन बियॉन्ड इंडिया टू पार्ट ऑफ सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया। सेंट्रल और साउथ ईस्ट एशिया तक हम लोग ट्रेड करते थे। हमारा जो कल्चर है वो यहाँ के साथ, इंडिया में भी आपस में एक दूसरे पार्ट्स के साथ वो एक्सचेंज हो रहा था और उनके साथ भी। नाउ अबाउट द सेम टाइम, इसी टाइम पर द महाजनपद्स सीज टू एग्जिस्ट। महाजनपद्स धीरे धीरे खत्म होने लगे, लीविंग द प्लेस फॉर टू फ्रेश डेवलपमेंट्स दैट वर गोइंग टू रीशेप इंडिया। तो उन्होंने इंडिया को एक फ्रेश डेवलपमेंट के लिए छोड़ दिया जो कि अब इंडिया को रीशेप करने वाली है। हम जानते हैं अब आएंगे हमारे एम्पायर्स। तो देखिए ये हमने यहाँ पर पढ़ा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो 2000 BC यानी कि सेकेंड मिलेनियम के स्टार्टिंग में ख़त्म हो चुकी थी। 1900 के अराउंड लगा लीजिए, एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते बट धीरे धीरे यहाँ पर। अब 1000 ईयर्स तक गांव में लोग रहे, कुछ ज़्यादा एविडेंसेस उनके हमारे पास नहीं है। फिर शहरीकरण आया लगभग 1200, यानी कि जब सेकेंड मिलेनियम ख़त्म हो रहा था तब जनपद्स बने। जनपद्स, फिर कुछ जनपद्स मिलकर महाजनपद्स बने, हालांकि जनपद तब भी चल रहे थे। महाजनपद्स अब यहाँ तक 200 to 300 आते आते ये भी ख़त्म होने लगेंगे। अब एम्पायर्स बनेंगे जिनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में भी या फिर नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक बार पिक्चर्स और देख लेते हैं। ये आपको गिवन है, ये देखिए, ये शिशुपालगढ़ की एक पिक्चर गिवन है। टुडे अ सबर्ब ऑफ भुवनेश्वर। फर्स्ट इसको एक्सकेवेट किया गया, ये साइट को खुदाई में ये मिली थी 1948। वन ऑफ द गेटवे इनटू द सिटी, ये एक तरह से शहर में आने का एक गेटवे, एक रास्ता आप मान सकते हैं। थ्रू द फोर्टिफिकेशन द मोड फुल ऑफ वाटर इज विजिबल आउटसाइड द गेटवे। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी अभी तक, हमने महाजनपद्स के बारे में, सब आपको इसमें मिल जाएगी। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं फोर्टिफिकेशन, हालांकि टूट गई है ऑब्वियसली, खुदाई भी हुई, बहुत पुरानी भी है, कई हज़ार साल पुरानी। यहाँ पर आपको फोर्टिफिकेशन, ये वॉल्स दिख रही है, ये इस तरह की, ये मिट्टी है ऑब्वियसली, बाद में इसको खुदाई की गई है, ये वॉल्स हैं, यहाँ पर फोर्टिफाई किया गया है। फिर आपको मोड ज़रूर दिख रहा होगा, ये पानी, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये पानी दिख रहा है। ये हमने देखा था कि जो वॉल्स होती थी फोर्ट की, उसके बाहर पानी ऐसे रखते थे, मगरमच्छ उसमें छोड़ देते थे जिससे कि
जो दूसरे हमारी एनिमीज़ की आर्मी है वो उसको फोर्ट तक आने में और परेशानी हो। फिर आप इसमें देखेंगे नोटिस द नारोइंग ऑफ गेटवे। ये जो गेटवे है ये नारो था बहुत, यहाँ से आने का रास्ता है ये उधर से, ये पहले पूरी दीवार होगी जो अब नहीं रही। गेटवे फॉर कंट्रोल ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स, ये भी हमने देखा था कि गेटवे जो होता था उसको बहुत नारो, बहुत संकरा, पतला बनाया जाता था। उसके यहाँ पर ये रैम्पार्ट, ऊंची ऊंची दीवारें होती थी जहाँ पर जो गेट कीपर्स या फिर आप कह सकते हैं गार्ड्स होते थे वो ध्यान रखते थे, क्योंकि नारो पैसेज है, बहुत कम गुड्स, बहुत कम लोग आ पाएंगे, जिससे कि उनको वो अच्छे से देख सके, लोगों की और गुड्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर सके, फॉर कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ पीपल एंड गुड्स। इसी तरह से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट्स हैं जो खुदाई में चीज़ें मिलती हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं और फिर हिस्ट्री लिखते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, ये इसके पीछे रीज़न रहा होगा। ये तो हम देख चुके हैं। एंड एक ये है, ये कुछ शेल्स और जेमस्टोन्स हैं जो एक साइट पर मिले हैं, इंडस्ट्रीज एट द साइट ऑफ कुद्दुमनाल, ये रोड के पास में है तमिलनाडु में। चलिए दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन आंसर्स हम कवर करेंगे